हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हमारे पास स्टैट्स की बुक है उसके जो फर्स्ट 4 चैप्टर हैं उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यहाँ तक के चैप्टर को हम लोग कवर कर चुके हैं। जो आज का लेक्चर होगा वहाँ पर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इनटू टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। मतलब डेटा को प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, जो डेटा हम लोगों ने इकट्ठा किया है जिसको फिर हमने ऑर्गेनाइज कर लिया बाद में, ठीक है, अब उसको हमने प्रेजेंट करना है ताकि उसको हम देख सकें, दिखा सकें, कभी ज़रूरत हो तो उसको इस्तेमाल कर सकें। उसके लिए हमें प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन होती है 2 प्रकार से, या तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन होगी टेक्स्ट की फॉर्म में, या टेबुलर प्रेजेंटेशन होगी टेबल की फॉर्म में प्रेजेंटेशन। ठीक है, कहता है द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स एग्जिबिशन ऑफ द डेटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट दीज आर इजिली अंडरस्टूड एंड एनालाइज। कहता है इस प्रेजेंटेशन का मतलब है कि डेटा को एग्जिबिट करना, उसका एग्जिबिशन करना, ताकि लोग या तो कल को जो उसको इस्तेमाल करें या जो उसको यूज़ करेगा, ठीक है, कि वो दिखने में भी अच्छा हो जाए, अट्रैक्टिव लगे, और समझने में भी आसान हो जाए। दोनों काम उसके अंदर करेंगे, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि टेबल की फॉर्म में किस प्रकार करते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में किस प्रकार करते हैं, क्यों करते हैं हम ये सब चीज़ें। ठीक है, सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। तो बच्चों देखते हैं, सबसे पहले कहता है कि डेटा को 2 तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। अब डेटा को प्रेजेंट करने के 2 तरीके कौन कौन से? पहला टेक्सचुअल फॉर्म और दूसरा टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेक्सचुअल फॉर्म मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। रिप्रेजेंटेशन तो आप लोग सब समझते हैं ना बच्चे, क्या होता है? उसको रिप्रेजेंट करना, उसको शो करना, दिखाना। ठीक है, एग्जीबिशन में जाते हो, एग्जीबिशन में गए हो कभी, ट्रेड फेयर में गए हो, वहां पर क्या होता है, लोग जो कुछ भी बनाते हैं एग्जीबिशन में उसको सामने रख देते हैं, लोग आए उसको देखें, ठीक है, उसको समझे, अरे ये तो बहुत अच्छा कपड़ा, अरे ये तो बहुत अच्छी सीनरी है भाई, अरे ये तो बहुत अच्छा सामान है, एग्जीबिशन करते हैं उसका। इसी प्रकार से डेटा का एग्जीबिशन किया जाता है ताकि कल को उसको समझा जा सके। जैसे आपके सामने आपकी चेक लिस्ट आई है, आपका सबका सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक है, तो आपके सामने आपकी चेक लिस्ट आई है, यहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है किस प्रकार से कि आपकी चेकलिस्ट में एक तरफ आपके फोटोज हैं, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या एक तरफ आपके फोटोज हैं, आपका नाम है, आपकी डिटेल है, ठीक है, सीरियल नंबर भी है, आपके सब्जेक्ट्स भी हैं, ठीक है, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, काफ़ी सारी डिटेल्स है यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से। कल को कोई इस लिस्ट को देखता है तो वो आसानी से समझ सकता है, हाँ ये तो स्टूडेंट की एक लिस्ट है जिनका सीबीएसई के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो 11th क्लास के बच्चे हैं ना उनकी लिस्ट है। ये तो प्रॉपरली तरीके से समझा जा सकता है उस चीज़ को। ठीक है, तो कहता है कि रिप्रेजेंट करने के ये 2 तरीके, पहला टेक्स्ट की फॉर्म में और दूसरा टेबल की फॉर्म में। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होती है, टेक्स्ट की प्रेजेंटेशन क्या होती है। कहता है इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डेटा आर अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट ऑफ स्टडी और अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी। मतलब क्या कि जो डेटा की इंफॉर्मेशन होती है, डेटा जिस भी प्रकार का हो, उसको हम लोग या तो पैराग्राफ की फॉर्म में या एक टेक्स्ट की फॉर्म में या फिर एक इस तरीके से उसको रख देते हैं, शो कर देते हैं, ताकि वो पढ़ने का एक डिस्क्रिप्टिव वे हो, मतलब जहाँ पर इसको वर्डों के अकॉर्डिंग समझा जा सके, वर्ड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में लिख दिया उसको हमने सारा का सारा, कोई न्यूमेरिकल नंबर का इस्तेमाल नहीं किया, हमने कोई ऐसी कोई फिगर इस्तेमाल नहीं की, हमने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स का या फिर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, पैराग्राफ की फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया। जैसे आप लोग इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ सिंगल बॉय ऑफ हिज फादर एंड मदर, ही यूज्ड टू लिव इन विलेज,
ऐसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपको उसमें से जो आंसर्स होंगे वो वहाँ से निकाल के लिखने होंगे। अब वो इन्फॉर्मेशन आपको एक पैराग्राफ की फॉर्म में होती है ना, वहाँ से आपको आंसर ढूंढने पड़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको टेक्स्ट की फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दिया जाता है भाई, ठीक है। हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं इसके अच्छे वाले। कहता है इन अ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द ट्रेड यूनियन ऑफ शू मेकिंग इंडस्ट्री इन द सिटी ऑफ दिल्ली 50% ऑफ द वर्कर रिपोर्टेड फॉर द ड्यूटी एंड ओनली 2 आउट ऑफ द 20 इंडस्ट्रीज इन द सिटी वर टोटली क्लोज। कहता है एक कोई एग्जाम्पल है हमारे पास, एक तो टेबल की फॉर्म का एग्जाम्पल, मैंने ये शो करा कि भाई इस शहर में इतने प्रतिशत लोग ये वाला काम करते हैं, इतने प्रतिशत लोग ये काम करते हैं। जैसे मैं आपकी बात करता हूँ, टेबल की फॉर्म में मैं डेटा शो कर दूं कि 11th कॉमर्स में जो बच्चे हैं उसमें से 30% तो तहसील कैंप से बिलोंग करते हैं, मैं एक एरिया दे रहा हूँ, 30% रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जो रेस्ट ऑफ द 40% हैं वो अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी से बिलोंग करते हैं। मैंने टेबल की फॉर्म में दे दिया। अब पैराग्राफ की फॉर्म में कहता है वो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखना, सर्वेस कंडक्टेड बाय द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिवील दैट इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड area under pulses has tends to shrink by 40% while the area under rice and wheat has tend to expand by 20%। कहता है या तो मैं इसी डेटा को एक टेबल की फॉर्म में लिख दूं कि भाई इस एरिया के लोग इतने प्रतिशत हैं, या फिर एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखूं कि पंजाब के अंदर जो एरिया जो कल्टीवेट किया जाता है वीट के लिए वो लगातार श्रिंक हो रहा है, गिर रहा है या इंक्रीज हो रहा है, इतने प्रतिशत से डिक्रीज हो रहा है। पैराग्राफ, एक ही इन्फॉर्मेशन को मैं पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दूं और उसमें से यूजफुल डेटा निकाल के उसको मैं टेबल में डाल दूं, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि इन द एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा द टोटल कल्टिवेटेड लैंड अंडर व्हीट कल्टिवेशन इज टू बी श्रिंक्ड इन नेक्स्ट 20 ईयर 30 ईयर, कुछ भी ऐसा कह दूं मैंने इस एक इन्फॉर्मेशन को मैंने पैराग्राफ की फॉर्म में कहा है, ठीक है। मैं इसको टेबल की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं कि 2010 से 2025 के बीच में जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया होगा वो इतने % होगा। 2010 से लेके 2011 तक का डेटा दे दिया, 11 से 12 का दे दिया, इतना एरिया, वो लगातार उसमें मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर दिखा दूं। टेबल की फॉर्म में मैंने शो कर दिया उसको, एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी इसको शो कर सकता हूं मैं, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं भाई, ठीक है। आगे कहता है सूटेबिलिटी क्या है इसकी, जो टेक्स्ट की फॉर्म में हम लोग करते हैं उसको क्या फायदा है। कहता है टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज मोस्ट सुटेबल व्हेन क्वांटम ऑफ डेटा इज नॉट वेरी लार्ज। मतलब क्या, जहां पर डेटा बहुत ज्यादा ना हो, डेटा बहुत बड़ा ना हो, तो उसको हम पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर डेटा हुआ बहुत ज्यादा, बहुत इफेक्टिव डेटा हुआ, तो उसको हम लोग एक पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं ला सकते। आपके पास एक टेबल है, अगर यही चेकलिस्ट को, जैसे अभी एक हल्की सी टेबलर फॉर्म में है, ठीक है, एग्जांपल मान लो टेबल की फॉर्म में, अगर इसी डेटा को मैं पैराग्राफ की फॉर्म में लिखूं कि देयर इज अ बॉय पीयूष चावला हैविंग द सीरियल नंबर 00090 whose mother name is Rita and father name is Gopal and registration number is this and this, admission number this and this, mobile number, email, late fees, subjects are these and these and the subject code are these and these। एक इन्फॉर्मेशन को मैंने पैराग्राफ की फॉर्म में दिया, कितना टिपिकल फॉर्म बन गया ना। अगर मेरे पास ऐसी बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन हो तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। उस लार्ज और क्वांटम ऑफ डेटा से बचने के लिए हम लोग टेबल्स को बनाते हैं। जहां पर डेटा बहुत ज्यादा हो तो टेबल बनेगी, डेटा बहुत थोड़ा हो तो पैराग्राफ की फॉर्म में या फिर टेक्सचुअल फॉर्म में काम किया जाएगा, ठीक है। आगे कहता है बच्चे वो कि कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स भी हैं इसके। ड्रॉबैक्स मतलब क्या, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या है बच्चे, अ सीरियस ड्रॉबैक ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इज दैट वन हैज टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट बिफोर क्वांटिटेटिव फैक्ट्स अबाउट द फिनोमेनन बिकम एविडेंट। मतलब क्या, हमें कुछ भी समझने से पहले, अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है टेक्स्ट की फॉर्म में, कुछ भी समझने से पहले हमें पूरे पैराग्राफ को गो थ्रू करना पड़ेगा भाई, तभी हम कोई ऐसी एक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि भाई हाँ ये चेंज है। हम हाफ इन्फॉर्मेशन पढ़ के पूरी डिटेल नहीं निकाल सकते। अगर मैं टेबल की फॉर्म में हो तो मैं टेबल को एक ऊपर से देख लूंगा, आराम से थोड़ा बहुत देख लूंगा कि हाँ टेबल में क्या क्या कहना चाह रहा है, टेबल के अंदर उसको मैं समझ जाऊंगा। अगर वो हमारे पास है टेक्स्ट की फॉर्म में तो उसके लिए मुझे पूरा डेटा को
पूरे पैराग्राफ को गो थ्रू करना पड़ेगा, पूरे पैराग्राफ को पढ़ना पड़ेगा, तभी मुझे इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी कि आखिर में कहना क्या चाह रहा है वो। ठीक है, क्या क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, जो एविडेंट है हमारे पास वो सब क्लियर मुझे तभी हो पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक थे भाई। आगे कहता है बच्चों वो हमारे पास टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है, कि वो टेबल प्रेजेंटेशन क्या होती है। हम लोग टेक्स्ट की प्रेजेंटेशन तो कर चुके हैं, अब टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या है। कहता है अ स्टैटिकल टेबल इज अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रो। मतलब क्या कि जो टेबल है, टेक्सचुअल स्टैटिकल टेबल है, उसका यही अर्थ होता है कि हम इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम की शेप में लिख देते हैं। रो बना देते हैं हॉरिजॉन्टल, कॉलम बना देते हैं वर्टिकल। ठीक है, उसकी शेप में अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखो वर्टिकल डायसेक्शंस होंगे हमारे पास, आपके पास वो दे रखे हैं वर्टिकल डायसेक्शंस भी, हॉरिजॉन्टल भी दे रखे हैं यहाँ पर। वर्टिकल आपके कॉलम होंगे, हॉरिजॉन्टल आपकी रो होंगी। मैं इन द सेंस कहना चाहूँ, टेबल में जो इस प्रकार का डेटा होता है ना, नॉर्थ टू साउथ जो डेटा होगा टेबल में, वो कहलाएंगे आपके कॉलम, और जो ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट जो डेटा होगा वो कहलाएंगे हमारी रोज कहलाएंगी। ठीक है, तो कहता है हमारे पास एक अच्छे से स्टैटिस्टिशियन थे, उनकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर R.L.R. कॉर्नर थे। टेबुलेशन इन्वॉल्व्स द ऑर्डरली एंड सिस्टमैटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिजाइन्ड एंड एलुसिडेट द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। मतलब क्या कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होगा उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखने की बजाय उसको हम टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं प्रॉब्लम से बचने के लिए। क्योंकि अगर हम पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे तो मैं डेटा को लिखूंगा, फिर मैं जो वर्ड से टेक्स्ट को लिखूंगा, मैं टेक्स्ट को लिखूंगा, फिर मैं जो न्यूमेरिकल है उनको लिखूं। न्यूमेरिकल के लिए मतलब कहा गया जहां पर कोई टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन हो तो टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो हमें टेबुलर प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब कुछ कंपोनेंट्स है हमारे पास टेबल के, जो यूजफुल कंपोनेंट है वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सबसे पहले कहता है कि टेबल नंबर, मतलब हमारे पास एक टेबल का नंबर होना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी टॉपिक पर कोई टेबल बनती है तो शायद जरूरी नहीं कि एक ही टेबल बने, मल्टीपल टेबल भी बन सकती हैं। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास टेबल का पता होना चाहिए कि टेबल का नंबर कौन सा है। टाइटल, कि टेबल किस चीज से रिलेटेड है, टेबल किस चीज की है, स्टूडेंट डिटेल ऑफ क्लास 11th। अगर मैं टाइटल नहीं लिखूंगा, मैंने ऐसी लिस्ट दे दी तो कौन समझेगा कि ये चीज है क्या। टाइटल से आधी इंफॉर्मेशन क्लियर हो जाती है कि इस टेबल के अंदर डेटा क्या है। ठीक है, आगे कहता है बच्चे वो हेड नोट। हेड नोट का मतलब क्या होता है बच्चे, हेड नोट का मतलब होता है कि इफ द टाइटल ऑफ द टेबल डज नॉट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कई बार ऐसा होता है कि टाइटल से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि टेबल किस चीज से रिलेटेड है, या टेबल का जो डेटा है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो हेड नोट होता है। एक तो नोट होता है जैसे आप लोग एग्जाम करते हैं, आप पेपर लिखते हैं ना, क्वेश्चन पेपर होता है, उसके ऊपर जैसे ही आपका स्कूल का नेम, मार्क्स, टाइम लिखने के बाद नीचे एक नोट डाल के लिख दिया जाता है, जर्नल इंस्ट्रक्शंस लिख दिया जाता है ना। उस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से आपको क्लियर हो जाता है कि कितने क्वेश्चन करने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और में कौन से क्वेश्चन है, कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन है, काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस आपको लिख दी जाती हैं। ठीक है, वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर पेपर हमें कैसे अटेम्प्ट करना है और पेपर को कैसे देखना है। ठीक है, आगे है हमारे पास बच्चे स्टब्स हैं। अब स्टब्स क्या होते हैं, स्टब्स आर टाइटल ऑफ द रो ऑफ ए टेबल, के जो सब रो की साइड में, मतलब क्या, जो आपके वर्टिकल तो आपके क्या होंगी, कॉलम होंगे ऊपर से नीचे। जो सबसे ऊपर कॉलम होगा, वर्टिकल साइड में जो सबसे ऊपर कॉलम होगा उसको हम लोग कह देते हैं फील्ड। जैसे नेम, मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ बच्चे, आपको मैं दिखाता हूँ, ज़रा देखना। मैं आपको अभी एक इस स्लाइड के बाद आपको मैं एग्जांपल भी दिखाऊंगा टेबल का कि टेबल किस प्रकार से होती है। आप लोग जब भी टेबल बनाते हैं बच्चे क्या करते हैं, सबसे ऊपर तो लिख देते हैं कि टेबल के अंदर फील्ड क्या क्या है। फील्ड का मतलब नेम, आगे क्लास, पहले नेम, अगले कॉलम में क्लास, अगले कॉलम में रोल नंबर, अगले कॉलम में मोबाइल नंबर, इस प्रकार लिख देते हैं। नेम के नीचे सब बच्चों के नेम आते रहते हैं।
क्लास के नीचे सबकी क्लास आती रहती हैं, और रोल नंबर के नीचे सबके रोल नंबर आते रहते हैं, मोबाइल नंबर के नीचे सबके मोबाइल नंबर आते हैं, सबसे ऊपर फील्ड हुई वो। ये तो है कॉलम की फील्ड। जब हम इस तरफ फील्ड लिख देते हैं जो इस प्रकार का डेटा होगा, ठीक है, कॉलम तो हमारे इस प्रकार के थे भाई, ऊपर से नीचे। अगर हम राइट टू लेफ्ट कोई कॉलम लिखते हैं, कोई रो लिखते हैं, और जो सबसे कॉर्नर साइड होती है हमारे पास रो की, ठीक है, वहां पर कोई फील्ड हम लोगों ने डाल दी तो उसको कहा जाता है स्टब्स कहा जाता है, ठीक है। आगे कहता है बच्चे वो कैप्शन क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप सब जानते हैं कैप्शन क्या होता है, ठीक है। कई बार एक फोटो होता है सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है, कुछ बच्चे डालते हैं तो लिख देते हैं गिव द करेक्ट कैप्शन, प्रोवाइड मी द कैप्शन। कैप्शन का मतलब क्या होगा, ठीक है। कहता है कैप्शन इज द टाइटल गिवन टू द कॉलम ऑफ टेबल। अब जो कॉलम है टेबल के कॉलम है, जो मैंने फील्ड का एरिया बताया ना, उसके अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उसको कहा जाता है कैप्शन। जैसे एक कॉलम में सबके नेम लिखे हुए हैं, किसी का साहिल, किसी का कुणाल, किसी का सचिन, किसी का अजय, किसी का आकाश, किसी का विशाल, किसी का अंकुर, कुछ भी लिखा हुआ नेम है सबके। उसके सबसे ऊपर मैंने लिख दिया कि यहाँ पर लिखा है नेम्स, उसके नीचे सबके नेम लिख दिए। अब वो नेम क्या क्लियर कर रहा है कि इस कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन है, नेम है सबके, क्लास है इस प्रकार। अब जो नेम है हमारे पास उसको हम लोग कह देते हैं वहां पर कैप्शन, ठीक है। आगे हमारे पास बॉडी और फील्ड। बॉडी और फील्ड का मतलब क्या, बॉडी ऑफ टेबल मीन्स सम टोटल ऑफ द आइटम इन द टेबल, के एक टेबल में सम टोटल ऑफ आइटम कितने हैं, जहां पर आपकी बॉडी आती है, या फिर हमारे पास फील्ड्स आएगी कि जहां पर हम एक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं बॉडी और फील्ड कहते हैं। फुट नोट भी आते हैं। अब टेबल के नीचे कुछ फुट नोट भी लिखे जाते हैं, मतलब क्या कि गिवन द क्लेरिफिकेशन ऑफ द रीडर, दीज आर जनरली गिवन व्हेन इंफॉर्मेशन ऑन द टेबल नीड्स टू सप्लीमेंटेड, के टेबल के नीचे कुछ नोट्स लिख दिए जाते हैं कि हाँ ये एक्सेप्शन है, ये इंक्लूड किया गया है यहाँ पर, ये एक्सक्लूड किया गया है यहाँ पर। कुछ फुट नोट्स भी, फुट का मतलब क्या, पैरों में, नोट्स का मतलब क्या, टेबल के पैरों में कुछ नोट्स लिख दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे लिखे जाते हैं ना, जैसे फिगर नंबर 1, फिगर 2, नीचे कई वजह से आप लोग देखो बुक है आपके पास भाई, यहाँ पर आप बुक में से कोई भी टेबल देख लो, आगे पीछे जाके पेज पलट के बच्चे कोई टेबल देख लो, यहाँ पर हर टेबल के नीचे कुछ छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। यहाँ पर आपके पास देखना टेबल 1 है ऊपर एक, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन 2011-12-13, यहाँ पर फुट नोट्स लिखे हो ना नीचे बच्चे, फुट नोट्स हैं, सोर्स है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली गई है, वो कि भाई हमने कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाली है, वो सारे के सारे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, हमारे सोर्सेज कहलाएंगे बच्चे, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ बच्चे कि हमारे पास जो टेबल का फॉर्मेट है वो किस प्रकार से होगा। आप देखना, सबसे ऊपर टेबल नंबर है, फिर टाइटल है, फिर हेड नोट्स हैं आपके पास, स्टब्स दिए गए हैं आपको, जैसे रो हेडिंग, स्टब एंट्रीज, स्टब टाइटल, स्टब रोज एंड द टेबल। कॉलम दिए गए हैं, सेल का डेटा दिया गया है आपको, जो इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी भाई। नीचे फुट नोट्स दिए गए हैं और सोर्सेज दिए गए हैं भाई, और आपको यहाँ पर कॉलम हेडिंग और कैप्शन विद स्टब हेड्स दिए गए हैं। तो हमारे पास ये एक परफेक्ट फॉर्मेट है, किसका, टेबल का फॉर्मेट है भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने समझ चुके हैं कि टेबल किस प्रकार से होती है। अब हम लोग जानेंगे कि अगर हमें एक अच्छी टेबल बनानी है, गाइडलाइंस क्या होंगी उसके लिए। अगर हम कोई टेबल बनाना चाहते हैं, अच्छी टेबल बनाना चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से हो, अच्छे से डेटा को रिप्रेजेंट करे, तो कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं, या फिर कहे कि एक अच्छी टेबल के फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टाइटल होना ज़रूरी है। टाइटल होना चाहिए जो ऑब्जेक्टिव को, स्टडी के ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर दे कि किस प्रकार का टाइटल है, ठीक है भाई। कंपेयर, एक तो टेबल के अंदर डेटा इस प्रकार से हो कि हम कंपैरिजन आसानी से कर सकें। थर्ड पॉइंट पे कहता है स्पेशल एम्फेसिस, कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत अलग हों या इंपॉर्टेंट हो, तो उसको हम टेबल के अंदर हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। उनको हमने सब क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, उनके ऊपर अलग से फोकस कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पर कुछ स्पेशल एम्फेसिस किया जाता है। आगे हमारे पास आइडियल साइज, क्या मतलब, क्या कि जो टेबल का साइज है वो एक आइडियल साइज होना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोगों ने 25 पेज की, 40 पेज की टेबल बना के रख दी, नहीं, कुछ लिमिटेड डेटा की एक टेबल होनी चाहिए। उसके अलावा टेबल, एक नई टेबल फिर से स्टार्ट हो जाए बाकी डेटा के लिए,
ये नहीं है कि भाई सारा कुछ इन्फॉर्मेशन एक ही टेबल के अंदर बना के बहुत बड़ी टेबल उसको बना दें, वहाँ पर तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस चीज़ के लिए। आगे कहता है स्टब्स भी होने ज़रूरी हैं। अगर रॉ बहुत बड़ी है तो स्टब्स का होना बहुत राइट हैंड पर बहुत होना ज़रूरी है। ठीक है, यूजेस ऑफ ज़ीरो, कि ज़ीरो का इस्तेमाल करना ज़रूरी है क्योंकि वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या बच्चे यहाँ पर, कि इट शुड नॉट बी यूज टू इंडिकेट द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। कई बार ऐसा हो कि किसी टेबल में कोई डेटा है नहीं, तो वहाँ पर हम उसको खाली छोड़ने के बजाय ज़ीरो का इस्तेमाल कर लें। ठीक है, या तो खाली छोड़ दें, खाली छोड़ने में फिर कन्फ्यूज़न होगी कि भाई डेटा समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पर ज़ीरो का इस्तेमाल हमें कर लेना चाहिए भाई। आगे है हेडिंग्स भी होनी चाहिए, ये तो कॉमन से पॉइंट है भाई, हेडिंग होनी चाहिए हर एक चीज़, हर एक पॉइंट के लिए। एब्रीवेशन, कई बार ऐसा होता है कि टेबल के अंदर कुछ काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं तो हम एब्रीवेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, तो नीचे फुट नोट्स में वहाँ पर एब्रीवेशंस को हमें क्लियर कर देना चाहिए कि एब्रीवेशन किस चीज़ की है। ठीक है, आगे है हमारे पास भाई फुट नोट्स, ये तो आपको बता चुका हूँ मैं, फुट नोट्स होने चाहिए, वो आपको मैं पहले भी समझा चुका था। आगे कहता है बच्चे वो हमारे पास कि यूनिट्स, कई बार ऐसा होता है मैं टेबल में कुछ डेटा लिख रहा हूँ 1000, 2000, 50,000 कुछ इस प्रकार का, या फिर अगर मुझे करोड़ में डेटा लिखना है तो मैं टेबल में इतना बड़ा बड़ा डेटा कैसे लिखूंगा, करोड़ का, लाखों करोड़ का डेटा होगा, कैसे लिखूंगा, तो मैं 1000 लिख के तो ऊपर कॉर्नर में लिख देता हूँ इन लाख करोड़, इन करोड़, इन थाउजेंड्स, कुछ इस प्रकार से डेटा लिख देता हूँ मैं ताकि यूनिट्स क्लियर हो जाए। आगे कहता है वो टोटल, कि जो भी हमारे पास टोटल हो, जिस प्रकार का भी डेटा हम लोग लिखें वहाँ पर हमें टोटल करना ज़रूरी है। टोटल सीरियल नंबर कितने हैं, टोटल जो हम लोगों ने डेटा किया इनकम है वो टोटल कितनी है, ठीक है, रोल नंबर कितने टोटल हैं, सबका टोटल होना हमारे पास ज़रूरी है। आगे भाई परसेंटेज एंड रेशो, के जो परसेंटेज और रेशो के फिगर्स हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, के कई बार ऐसा होता है बच्चे कुछ डेटा हमें अप्रॉक्सीमेट लिखना पड़ता है आसपास, कि हाँ शायद 25% के अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेशन को हमें क्लियर कर देना चाहिए कि ये डेटा अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ठीक है, आगे सोर्सेज ऑफ डेटा, कि डेटा हम लोगों ने जहाँ से कलेक्ट किया है उसके परफेक्ट सोर्स भी हम लोगों को लिख देने चाहिए। ठीक है, कॉलम का साइज है वो किस प्रकार से, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। रूलिंग ऑफ कॉलम, कि जो कॉलम के हम लोग साइज बना रहे हैं, रूलिंग कर रहे हैं, रूलिंग का मतलब जो स्केल से प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो इक्वल होनी चाहिए। और लास्ट में बच्चे सिंपल इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव, कि जो आपकी टेबल होगी वो सिंपल, इकोनॉमिकल मतलब कि वो बहुत सस्ती हो, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ना, ज़्यादा कॉस्ट ना लगे उस पर, और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो ये कुछ हमारे पास फीचर्स थे एक अच्छी टेबल के, या फिर हम लोग कहें तो गाइडलाइंस थी एक अच्छी टेबल बनाने के लिए। ठीक है बच्चे, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।